नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 26 नवंबर का दिन है और आज की तारीख का संबंध है भारत के संविधान से। नई दिल्ली में संसद भवन में एक बक्सा रखा हुआ है। बक्से में भरी हुई है हीलियम गैस, ताकि अंदर रखी चीज को समय की दीमक से बचाया जा सके। इस बक्से के अंदर रखा है भारत के संविधान का मूल कागज, जिसे लिखने की शुरुआत हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के प्रथम सभापति थे सच्चिदानंद सिन्हा और बाद में जाकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभापति निर्वाचित किया गया। डॉक्टर भीमराव रावजी आंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष चुना गया था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण पूरा हो पाया और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाते हैं। वो दिन जब दिल्ली वाले इंडिया गेट जाते हैं और बाकी भारत साल में एक बार कम से कम टीवी पर दूरदर्शन ऑन कर लेता है। बढ़िया बढ़िया झांकियां हवाई जहाज के करतब और परेड के वास्ते यह होता है। हालांकि भारत का संविधान इससे 2 महीने पहले यानी आज के दिन यानी 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे स्वीकार भी कर लिया था। यहाँ यूपीएससी का एक सवाल हम आपसे ही पूछ लेते हैं, बहुत बार पूछा जाता है, वैसे वो सब्जेक्ट नहीं है लेकिन बात अब निकल गई तो करते हैं। जब 26 नवंबर को ही संविधान बन गया था तो फिर लागू होने में 2 महीने का समय क्यों लिया गया? एक जवाब तो यह है कि चूंकि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की मांग के साथ तिरंगा फहराया गया था, इसीलिए 26 जनवरी की तारीख को संविधान लागू करने के लिए चुना गया। ये वो कारण है जो ज्यादातर लोगों को मालूम है, मुझे भी इतना ही पता था। कमल जी जो दूसरा कारण भी ढूंढ के लाए हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। दूसरा कारण ये था कि चूंकि संविधान अंग्रेजी में लिखा हुआ था, इसीलिए इसे हिंदी में ट्रांसलेट करने और बाकी औपचारिकताएं निभाने के लिए भी कुछ वक्त चाहिए था और इन्हीं औपचारिकताओं के लिए वक्त लिया गया, जो कि 26 जनवरी से पहले तक का मिल गया था। 2015 के साल से पहले 26 नवंबर को नेशनल लॉ डे के रूप में मनाया जाता था। डॉक्टर आंबेडकर की 125वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 2015 से केंद्र सरकार ने इसे संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। संविधान क्या है, उसमें क्या क्या निहित है, हमारे मूल अधिकार और शासन प्रशासन के नियम कायदे क्या हैं, इन सब के बारे में बहुत बात होती है और होनी भी चाहिए। लेकिन आज हम बात करेंगे संविधान सभा में डॉक्टर आंबेडकर के अंतिम भाषण की, जिसमें उन्होंने भावी पीढ़ी को कुछ चेतावनियां दी थी। ग्रामर ऑफ अनाकी नाम के इस मशहूर भाषण में डॉक्टर आंबेडकर ने आने वाली पीढ़ी के नाम 3 संदेश या कहिए 3 चेतावनियां जारी की थी। क्या कहा था डॉक्टर आंबेडकर ने, आइए जानते हैं सिलसिलेवार तरीके से। 25 नवंबर 1949 की सुबह संविधान सभा की बैठक शुरू हुई। संविधान बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन संविधान और संविधान सभा को लेकर बहुत से सवाल उठे थे जिनके जवाब देना बाकी था। इन्हीं जवाबों को देने के लिए डॉक्टर भीमराव आंबेडकर खड़े हुए। सबसे पहले उन्होंने इस आलोचना का जवाब दिया जिसमें कहा जा रहा था कि संविधान बनाने में काफी वक्त लिया गया, काफी वक्त बर्बाद भी किया गया और पैसे की बहुत बर्बादी हुई, क्योंकि दिल्ली में लोग बैठे हुए थे और यही काम हो रहा था और 46 से बनते हुए आ रहा था। यहां तक कि संविधान सभा की तुलना नीरों से करते हुए कहा गया कि देश जल रहा है और संविधान सभा बंसी बजा रही है। डॉक्टर आंबेडकर ने इस आलोचना का जवाब देते हुए कहा, याद रखने लायक बात यह है कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के संविधान निर्माताओं को संशोधनों की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। वे जिस रूप में प्रस्तुत किए गए वैसे ही पास होते गए। इसकी तुलना में इस संविधान सभा को 2473 संशोधनों का निपटारा करना पड़ा। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विलंब के आरोप मुझे बिल्कुल निराधार लगते हैं और इतने दुर्गम कार्य को इतने कम समय में पूरा करने के लिए ये सभा स्वयं को बधाई भी दे सकती है। संविधान की कमियों और खूबियों पर अपना मत रखते हुए डॉक्टर आंबेडकर कहते हैं, मैं संविधान की खूबियों पर बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं समझता हूं कि संविधान चाहे जितना अच्छा हो वो बुरा साबित हो सकता है यदि उसका अनुसरण करने वाले लोग बुरे हों। उनकी इस बात के प्रकाश में उन 3 चेतावनियों को देखा जाना चाहिए जो उन्होंने अपने भाषण के दौरान दी। डॉक्टर आंबेडकर की पहली चेतावनी लोकतंत्र में विरोध के तरीकों के बारे में। उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा, हमें पहला काम यह करना चाहिए कि अपने सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निष्ठापूर्वक संवैधानिक उपायों का ही सहारा लें। इसका अर्थ हुआ हमें क्रांति का खूनी रास्ता छोड़ना होगा। इसका अर्थ ये भी है कि हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग और सत्याग्रह के तरीके भी
छोड़ने होंगे। अब प्रश्न उठना जाहिर है कि आंबेडकर सत्याग्रह जैसे तरीकों का विरोध कैसे कर रहे थे, जबकि 1927 में अछूत समझे गए लोगों को उनका हक दिलाने के लिए खुद डॉक्टर आंबेडकर ने महाड़ में सत्याग्रह का तरीका ही अपनाया था। महाड़ सत्याग्रह 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के महाड़ स्थान पर हुआ था। तब डॉक्टर आंबेडकर ने हजारों की संख्या में अछूत माने जाने वाले लोगों की अगुवाई की और एक सार्वजनिक तालाब चावदार से पानी पिया। सबसे पहले डॉक्टर आंबेडकर ने हथेली से पानी पिया और उनके पीछे हजारों दलितों ने उसी तालाब से पानी पिया। तुलना कर सकते हैं आप दांडी मार्च से, जहां महात्मा गांधी पहला नमक का ढेला उठाते हैं और उनके बाद उनके अनुयायी, उनके समर्थक, आंदोलन में जो बाकी लोग हिस्सा ले रहे थे, उन्होंने भी यही काम किया। उसी तरह का था ये। आंबेडकर की बात को अच्छी तरह समझने के लिए पहले हमें उनके द्वारा उपयोग किए गए खूनी रास्ता शब्द पर ध्यान देना चाहिए। इस शब्द से उनका आशय था कि संविधान में जनता को किसी भी तरह से हिंसा का अधिकार नहीं दिया गया है। इसी तरह सत्याग्रह को लेकर उनके विरोध को हमें आंबेडकर के मूल लक्ष्य को समझते हुए कॉन्टेक्स्ट में रखना होगा। आंबेडकर खुद कहते हैं कि संविधान सभा में शामिल होने का उनका एकमात्र लक्ष्य था पिछड़ी जातियों को आज़ाद भारत में उनका हक और सम्मान दिलाना, जो कि वो डिजर्व करते थे लेकिन हिस्ट्री में कभी नहीं मिला। वो नहीं चाहते थे कि संविधान में निहित हक समाज में मौजूद शक्तिशाली लोगों के दबाव में किसी तरह से भी छीने जाएं। समाज में उच्च जातियों के वर्चस्व के चलते उन्हें डर था कि भीड़ की शक्ति से पिछड़ों के अधिकारों पर कोई खतरा हो सकता है। अधिकारों पर कोई खतरा हो सकता है। आंबेडकर की नज़र में संविधान एक बांध था जो बहुमत के जोर के आगे टूटना नहीं चाहिए था। ब्रूट मेजॉरिटी से बचने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जब आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का कोई संवैधानिक उपाय न बचा हो, तब असंवैधानिक उपाय उचित जान पड़ते हैं। एक आदर्श लोकतंत्र में ये उचित तर्क है कि अधिकारों की लड़ाई संवैधानिक तरीकों से लड़ी जाए, क्योंकि तब सामाजिक हक की लड़ाई के लिए लोकतंत्र में संवैधानिक उपाय मौजूद रहेंगे। लेकिन जैसा कि पहले आंबेडकर ने आगाह किया था, लोकतंत्र कैसा होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसे चलाने वाले लोग कैसे हैं। इसके अलावा हमें यह भी समझना चाहिए कि संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) के तहत भारत के नागरिक को बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली हुई है। इसी के तहत शांतिपूर्वक प्रदर्शन का अधिकार भी है। इसीलिए शांतिपूर्ण सत्याग्रह की बात असंवैधानिक वैसे भी नहीं हो सकती है। उसी संविधान के तहत जिसको बनाने में डॉक्टर आंबेडकर की बड़ी भूमिका थी। उनकी बातों को सही कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे तब समझ पाएंगे, वरना बात फिसल जाती है। डॉक्टर आंबेडकर की दूसरी चेतावनी व्यक्ति पूजा या सत्ता के आगे लोगों का नतमस्तक हो जाने की प्रवृत्ति को लेकर वो देते हैं। उन्होंने कहा, हो सकता है कि धर्म में भक्ति आत्मा के उद्धार का मार्ग हो, लेकिन राजनीति में भक्ति या नायक की पूजा पतन और अंततः तानाशाही के लिए मार्ग सुनिश्चित कर देती है। यहां अम्बेडकर तर्क देते हैं कि आस्था भारत में जनमानस में बसी हुई है, एक रिलीजियस मुल्क है। यह धर्म का आधार ही भक्ति और आस्था है। धर्म और राजनीति के घालमेल से भारत की राजनीति में भी भक्ति और आस्था का जो प्रभाव पड़ता है, वैसा किसी और देश में पड़ने की संभावना कम है, क्योंकि हमारा नेचर वैसा है, हमारी पॉपुलेशन का। और इसीलिए भारत की जनता को इसके प्रति आगाह किया जाना चाहिए, ताकि आपके नेचर की कोई चीज़ आपके खिलाफ काम न करने पड़े। वो चाहें तो किसी महान व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता जाहिर कर सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत उनकी अपनी स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। इस लाइन को आप लूप पे 2-3 बार सुनिएगा। उन्होंने आयरिश देशभक्त डैनियल ओ'कॉनेल को कोट करते हुए कहा, कोई पुरुष अपने सम्मान की कीमत पर कृतज्ञ नहीं हो सकता, कोई महिला अपने सतीत्व की कीमत पर कृतज्ञ नहीं हो सकती, और कोई राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता की कीमत पर कृतज्ञ नहीं हो सकता। कृतज्ञ होना है, सही वजह पकड़िए, अपनी आज़ादी के कीमत पर मत होइए। इसके बाद डॉक्टर आंबेडकर ने एक तीसरी चेतावनी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीयों को केवल राजनीतिक लोकतंत्र से संतोष प्राप्त नहीं करना चाहिए। भारतीय समाज में जो इनहेरेंट या अंतर्निहित असमानता है, वो सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र प्राप्त कर लेने भर से ख़त्म नहीं हो जाती है। उन्होंने कहा, अगर हम लंबे समय तक इससे यानी कि समानता से वंचित रहे, तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को संकट में डाल लेंगे। आंबेडकर ये कह रहे हैं कि आप स्पिरिट को समझिए, प्रोसेस में मत उलझ जाइए। अगर आप प्रोसेस को सही सही फॉलो कर रहे हैं, वो डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की गारंटी नहीं है। आपको उसकी स्पिरिट को एम्बॉडी करना पड़ेगा। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं, उनकी बात को सही कॉन्टेक्स्ट में समझिए। और इससे बचने के लिए डॉक्टर आंबेडकर ने सामाजिक प्रजातंत्र का तरीका बताया। उन्होंने कहा,
हमें हमारे राजनीतिक प्रजातंत्र को एक सामाजिक प्रजातंत्र भी बनाना चाहिए। सोशल डेमोक्रेसी, जब तक उसे सामाजिक प्रजातंत्र का आधार न मिले, राजनीतिक प्रजातंत्र चल नहीं सकता। अब ये सामाजिक प्रजातंत्र का अर्थ क्या हुआ? वो एक ऐसी जीवन पद्धति है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वीकार करती है। इन सब चेतावनियों के अलावा उनका यह भी कहना था कि ये भावी पीढ़ी यानी हमें तय करना है कि हम संविधान का क्या करते हैं। उनका मत था कि संविधान के नीति निर्माताओं का काम यहीं पर खत्म होता है। हर पीढ़ी का अपना अलग राष्ट्र होता है, और अगर हम सोचते हैं कि संविधान कभी नहीं बदला जा सकता, तो ये ऐसा होगा जैसे धरती पर मृत व्यक्तियों का हक है, जीवित व्यक्तियों का नहीं। अंत में उन्होंने संविधान को आज़ादी का दस्तावेज बताते हुए कहा, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस स्वतंत्रता ने हमें महान जिम्मेदारियां दी हैं। स्वतंत्रता के बाद हम कुछ भी गलत होने पर अब अंग्रेज़ों को दोष नहीं दे सकते। यदि यहाँ से चीज़ें गलत हो जाती हैं तो हमारे पास खुद को छोड़कर दोष देने के लिए कोई नहीं होगा। आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभकामनाएं कमल को ये शानदार एपिसोड लिखने के लिए, शानदार टॉपिक सेलेक्ट करने के लिए, शानदार तरीके से इतनी जटिल बात को समझाने के लिए। एक छोटा फुटनोट हमारी तरफ से भी, अंबेडकर डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं, चुनावों की बात करते हैं, और वो सारा फ्रेमवर्क जो आज हम जिसको फॉलो करते हैं उसमें उसे बनाने में उनकी एक बड़ी भूमिका भी है। जब वो डेमोक्रेसी और इलेक्शंस की बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि आपको कम्युनल मेजॉरिटी नहीं बनना है। मेजॉरिटी ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि मेजॉरिटी ही डिसाइड करती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। ज़्यादातर लोग जो ऐसा सोचते हैं कि देश जिस दिशा में जाना चाहिए वहाँ जाना चाहिए, लेकिन ये कम्युनल मेजॉरिटी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये एक परमानेंट मेजॉरिटी बनेगी। एक ही समुदाय, एक ही धर्म, एक ही जाति या एक ही भाषा, किसी भी एक पहचान पर आधारित आपकी मेजॉरिटी नहीं हो सकती है। आपकी मेजॉरिटी मुद्दों पर होगी। किसी एक विषय के ऊपर अगर सब लोग मिल करके राय शुमारी करते हैं और 2-3 वाइबल ऑप्शंस में से किसी एक को चुनते हैं और उसे चुनते हुए किसी पहचान को खास बेनिफिट अगर नहीं दिया जा रहा है, हमें उस मेजॉरिटी के तरफ ध्यान देना है। और वो मेजॉरिटी जो चाहती है वही आपके इलेक्टोरल अरिथमेटिक का अगर कारण बने, अगर वहाँ से आपके चुनाव और उनके रिजल्ट्स आएँ, तब आपकी डेमोक्रेसी आपके चुनाव से जन्म लेगी, उसकी भावना, उसकी स्पिरिट बनी रहेगी। देखते रहिए दिल ऑन टॉप। संविधान दिवस की शुभकामनाएं आपको हमारी तरफ से भी। इस एपिसोड को जैसा कि हम बता चुके हैं कि कमल ने लिखा है और इसे रिकॉर्ड किया है हमारे दोस्त अमितेश ने। देखते रहिए दिल ऑन टॉप।